योगी जैसे जो दरिंदे बैठे हैं, क्योंकि ये ना तो बहन बेटियों की आत्मरक्षा की बात कर रहे हैं, ना ही बहन बेटियों को बचाने की बात करते हैं, ना ही बहन बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, ना ही बहन बेटियों को पढ़ाने लिखाने की बात करते हैं। और ये उल्टा जब बहन बेटियों पर इस तरह के दुष्कर्म होते हैं, इस तरह के अत्याचार होते हैं, तो कहीं ना कहीं उस समाज की या उस समाज की बहन बेटियों को ही लगातार इस सरकार के द्वारा, इस सरकार की पनाह में पल रहे गुंडों के द्वारा उनको ही दोषी करार देने का काम किया जाता है। और इसी केस में साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि जो संदीप लड़का है जो जेल में बंद है, जिसने कि बहन मनीषा के साथ में सामूहिक रूप से बलात्कार किया था, आज वो लड़का ये कह रहा है कि ये घटना मैंने नहीं किया और ना ही मेरे मित्रों ने किया। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि इस केस में एक बहुत बड़ा नया मोड़ निकल के आता है और देखते हैं कि किस तरह से सरकार या सीबीआई इस पर निष्पक्ष रूप से जांच बिठा पाती है और निष्पक्ष रूप से बहन मनीषा को न्याय दिला पाती है। और साथियों, आपको एक बात और बताऊंगी कि आज जो देश में जातीय व्यवस्था है वो इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई, क्योंकि लगातार इस देश की बहन बेटियों को, युवाओं को टारगेट करके उनको मनोबल को तोड़ने का काम किया जा रहा है, उन पर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उनको प्रताड़नाएं दी जा रही है, ताकि ये बहुजन समाज बिखर कर खिन्न खिन्न हो जाए। और यही कारण है साथियों कि लगातार सत्ता पर काबिज लोग इस बहुजन समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि साथियों वो अच्छी तरह से जानते हैं कि साहब काशीराम जी के बाद में ये बहुजन समाज बहुत कम मात्रा में संगठित हो पाया है। और वही कारण है कि आज इस बहुजन समाज में बहुत सारे अत्याचार, शोषण हो रहे हैं, क्योंकि साथियों जब तक बहुजन समाज पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता पर नहीं आएगा, इस तरह से बहुजन समाज की बहन बेटियों पर लगातार अत्याचार, शोषण होते रहेंगे। और साहब मान्यवर काशीराम जी एक बात भी कहा करते थे कि जब तक इस बहुजन समाज का तबका या कोई भी व्यक्ति देश की सत्ता पर काबिज नहीं होगा, तब तक उस देश के, उस समाज की बहन बेटियों के साथ में अत्याचार होते रहेंगे। तो साथियों, हाथरस की जो घटना है उसने सबको चौंका कर रख दिया और जो नया मोड़ इस घटना में आया, आप अच्छी तरह से जानते हैं साथियों, उसका एनालाइजेशन कीजिए कि किस तरह से इस घटना को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। और सीबीआई हो या पुलिसकर्मी हो या सरकार हो, कहीं ना कहीं उल्टा ये परिवार को, बहन मनीषा के परिवार को ही दोषी बनाकर उनके ऊपर अत्याचार, शोषण करने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए, बलरामपुर में बलात्कार हो जाता है, हत्या हो जाती है, गोरखपुर में बलात्कार होता है, हत्या हो जाती है, मेरठ में होता है, गोरखपुर में होता है। अगर मान के चला जाए इस लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, अगर बहन जी का कंपैरिजन किया जाए और योगी जी का कंपैरिजन किया जाए, तो आप क्या मानते हैं? आप खुद एक महिला हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि बात खाली हाथरस की नहीं है। हाथरस के बाद भी बिलासपुर में जो बलरामपुर में जो घटना हुई है, उसके बावजूद भी बुलंदशहर में जो घटना हुई है, जो नाबालिग लड़की थी उसके साथ में दुष्कर्म किया है, उसके बाद में हमने झज्जर की भी एक घटना सुनी है जिसमें कि 12 पुलिस कर्मियों ने, जो कि अलग अलग थाने से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बहुजन समाज की बहन बेटी के साथ में इतनी दरिंदगी की है। तो आप देख सकते हैं कि आज जो देश के रक्षक है वही देश के भक्षक बनते नजर आ रहे हैं। और साथियों, ये पहली बात नहीं, जैसे कि आपने लॉ एंड ऑर्डर का सवाल किया कि बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर या योगी का लॉ एंड ऑर्डर में कितना फर्क है। अगर फर्क की बात आए तो जमीन आसमान का फर्क आपको इन दोनों के लॉ एंड ऑर्डर में नजर आएगा। और बहन जी का प्रशासन या योगी का प्रशासन दूर दूर तक कहीं भी मेल नहीं खाता। जब बहुजन समाज की या किसी भी आम नागरिक पर अत्याचार, शोषण होता था तो बहन राजा भैया जैसे गुंडों को जेल की सलाखों में पीछे डालने का काम करते थे। लेकिन वही दूसरी तरफ हम योगी सरकार को उठाकर देखें, क्योंकि जब से योगी सरकार नहीं बल्कि केंद्र में भी पिछले 7 सालों से जब से मोदी की सरकार आई है, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये प्रॉपर आरएसएस के उससे चलती है, क्योंकि ये आरएसएस की उस विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं जिस विचारधारा के तहत ये देश के बहुत बड़े तबके पर शासन करना चाहते हैं, उसको शोषित करना चाहते हैं। तो ये अब इस बहुजन समाज को सोचना होगा कि किस तरह से वो सत्ता पर काबिज हो और किस तरह से जो हो रहे हैं शोषण, अत्याचार, उस पर रोक लगा पाए। इस तरीके से अगर आप बात कर रहे हैं, हम धार्मिक शास्त्रों की बात करें तो चाहे वो ऋग्वेद हो, शृंग वेद हो, इसके अलावा और भी कोई भी वेद हो, उन सभी वेदों में कहा गया है कि जब तक मतलब नारी का शोषण न किया जाए तब तक मतलब वो जो है काबू में नहीं रहेगी। तो क्या उसी पार्टी को ये अभी भी जारी रखना चाहते हैं? देखिए, जब कोई भी पार्टी हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात करती है तो सीधा सीधा यही मतलब है कि आज भी वो इस देश की, चाहे वो कितनी पढ़ी लिखी महिला है, चाहे वो इस देश की राष्ट्रपति क्यों ना बन जाए, वो आज भी उसको पैर की जूती के बराबर समझते हैं। और जितने भी हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ हैं, चाहे उसमें कुरान, वो मनुस्मृति ले लीजिए या वेद ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, इनके जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो आपको कभी भी निष्पक्ष रूप से महिलाओं की भागीदारी या महिलाओं के लिए स्वतंत्रता या महिलाओं के लिए हक अधिकार की उनकी बात नहीं करेंगे, बल्कि लगातार उनको शोषण करने के, उनको अत्याचार करने के और उनको दबाकर रखने का ही काम करेंगे। जी, आप खुद एक महिला हैं, इस दर्द को किस तरीके से देख रहे हैं जो इस समय पूरे भारत के अंदर हो रहा है? देखिए, मैं एक महिला हूँ और
महिला ही नहीं बल्कि मैं कहूँगी कि इन घटनाओं से जो पुरुष समाज है उसको भी सीख लेनी चाहिए। महिला है, मानती हूँ कि महिला होने के नाते एक महिला के प्रति मेरी संवेदनाएं ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन मैं अगर यहाँ पर निष्पक्षता की बात करूँ या संवेदनाओं की बात करूँ, क्योंकि जो व्यक्ति है और जो व्यक्ति अपने आप को इंसान की कैटेगरी में समझता है वो हर उस बहन बेटी या हर उस व्यक्ति का दुख दर्द समझेगा जिसके ऊपर अत्याचार शोषण हो रहे हैं। तो महिला होने के नाते मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, खासकर मैं उन पुरुषों से भी कहना चाहूँगी जो घर की बहन बेटी को इतना कमजोर और इतना दुर्बल बनाकर रखते हैं, उन्हें तैयार ही नहीं करते कि वो समाज में जाए, समाज को फेस करे और समाज में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चाहे अत्याचार हो, शोषण हो या बलात्कार हो, उनके खिलाफ आवाज उठाए। तो जरूरत है आज इस पुरुष समाज को भी अपने घर की बहन बेटियों को बाहर निकालने की, मजबूत बनाने की और कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने की। नीलम जी, एक आवाज़ उठ रही है पूरे देश के अंदर, जो है एक आम जनमानस की एक आवाज़ उठ रही है कि शैक्षणिक जो संस्थान है, जो हमारे पाठ्यक्रम की जगह है, वहाँ पे कहीं ना कहीं महिलाओं को, बच्चियों को शिक्षित किया जाए मार्शल आर्ट के जरिए या इसके अलावा और तरीके से। देखिए राजकुमार जी, आपने बहुत अच्छी बात करी है कि जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें जो सेल्फ डिफेंस है उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए, लेकिन सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग से भी मैं अगर बात करूं दूसरी तरफ ले जाकर, अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक सभ्य व नैतिक समाज की, क्योंकि जब कोई भी घटना घटती है उसमें सबसे बड़ा रोल नैतिकता का होता है, समाज का होता है, उसके संस्कारों का होता है। जब तक हम समाज में अच्छे संस्कारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, अच्छे संस्कारों को लेकर नहीं आएंगे, एक सभ्य व नैतिक समाज का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक ये घटनाएं नहीं रुक पाएंगी। तो आज जरूरी है इस देश को, खासकर मैं भारत देश की बात कर रही हूँ, क्योंकि इस देश में जब तक हम मौलिक अधिकार हैं हमारे उनको सुनिश्चित करके और जो सभ्य समाज का निर्माण है उसको प्रायोजित करके हम सही दिशा में काम नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के शोषण अत्याचार नहीं रुकेंगे। मीडिया का क्या कहना, मीडिया के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं मीडिया की अगर बात करूं तो मैं यहाँ पर समस्त देशवासियों का एक संदेश देना चाहूंगी, क्योंकि साथियों जो मेन मीडिया वो कभी भी आपकी खबरों को निष्पक्ष रूप से नहीं दिखाएगी। अभी जैसे कि सुशांत केस आपने देखा, उसको रात दिन लाइव चलाने का इस मीडिया ने काम किया और आपने देखा कि जो मेन मुद्दे थे, जो मतलब इस आम जनता की आवाज़ थी, उसको लगातार दबाया गया और इस देश में जो भी घटनाएं घट रही थी, खासकर इस लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि पिछले 7-8 महीनों में हमने देखा है कि सरकार को जो भी अपने काम करने थे उस लॉकडाउन की पनाह में उन्होंने कर लिए, लेकिन बहुजन समाज का अगर हम देखें कि जितने भी अत्याचार या शोषण उनके ऊपर हुए हैं, जो मेन मीडिया, स्ट्रीम मीडिया है, उसने उनको दिखाने का काम नहीं किया है। और यहाँ पर खासकर मैं साधुवाद देना चाहती हूँ उन सभी बहुजन चैनलों को, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो या पेज के माध्यम से चल रही है, अन्य कोई भी माध्यम, क्योंकि ये लोग जन जन तक जाते हैं, जमीन पे जाते हैं, धरातल पर उतरते हैं और धरातल पर आम जनता की जो आवाज है वो आवाज बनने का काम करते हैं और उसको प्रचारित और प्रसारित करने का काम करते हैं। इसलिए मैं देश की जो 85% की आबादी है उसे हाथ जोड़कर अपील करूंगी, क्योंकि जितने भी स्ट्रीम मीडिया है इसका बायकॉट करें, इनको ना देखें, क्योंकि जिस दिन साथियों अगर आपने लगातार 10 दिन में इन चैनलों को नहीं देखा ना, तो मैं गारंटी से कहती हूँ ये मुंह के बल नीचे आकर गिरेंगे। जो परिवार का नार्को टेस्ट करने के लिए बोल रहे लड़की का, सुनने में तो सबको अच्छा लगता है कि नार्को टेस्ट कराने में उनको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्यों होना चाहिए लड़की के घर का नार्को टेस्ट? देखिए, नार्को टेस्ट की बात दूसरी बात है। अगर मैं यहाँ पर टेस्ट की बात लेके जाऊँ, क्योंकि आप सबको पता है कि जो हाथरस की घटना घटी उसमें पहले 8 दिन तक तो एफआईआर दर्ज ही नहीं की थी पुलिस ने, और दूसरी बात यहाँ पर बहुत बड़ी बात जो निकल के आती है, 15 दिन तक उस लड़की का कोई भी मेडिकल जांच नहीं हुई है। क्योंकि सबको पता है, अगर हम साइंस की दृष्टि से देखें, विज्ञान की दृष्टि से देखें, अगर किसी भी बच्ची के या बहन बेटी के साथ में इस तरह की जघन्य अपराध या बलात्कार जैसी घटनाएं होती है, अगर 15 दिन के अंदर उसका मेडिकल हो जाता है तो डीएनए के आधार पर यह पता चल जाता है कि उस लड़की के साथ में किस व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है, और वो सीधा सीधा सबूतों के आधार पर जेल के अंदर जा सकता है और उसको सजा मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की लापरवाही आप सबने देखी होगी कि 8 दिन तक एफआईआर ना करना, 15 दिन तक कोई भी मेडिकल जांच ना करना, तो किस तरह से अब ये अपना काम तो किया नहीं है बल्कि उल्टा मनीषा बहन के परिवार को फंसाने का काम कर रही है और जिस टेस्ट की मांग कर रही है, ये तो बिल्कुल ही शर्मनाक है। मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा निंदनीय है। अपने काम से पल्ला झाड़ते हुए लगातार उस परिवार को दोषी बनाने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर सजग रहने की बहुत ज़रूरत है।